एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो के अंदर हम सेम 3 का DSE सब्जेक्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लिटरेचर एंड सिनेमा। इसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, जिसको लिखा है वॉल्टर बेंजामिन ने। आइए पहले अपने ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो वॉल्टर बेंजामिन थे, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, कल्चरल क्रिटिक थे और एसेइस्ट थे। ये बॉर्न हुए थे बर्लिन में और इनकी डेथ हो गई थी स्पेन में, जब ये भाग रहे थे नाजीज से। तो इनके वर्क हम ब्रॉडली 3 मेन एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं: आर्ट क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं, ये इंटरेस्टेड थे इंटरसेक्शन ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये इन सब के आसपास ही अपने वर्क लिखते थे और इन्होंने जो इनके वर्क थे ये अभी भी लोग रीड करते हैं और इनके वर्क पे अभी भी डिबेट्स चलती रहती हैं। तो बेसिकली ये कंसर्न थे मास कल्चर और टेक्नोलॉजी कैसे शेप कर रही है हमारी मॉडर्न सोसाइटी। इनके कुछ फेमस वर्क हैं, जैसे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, एंजल ऑफ हिस्ट्री और थीसिस ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए जान लेते हैं हम इन शॉर्ट क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम समरी एनालिसिस पढ़ेंगे और लास्ट में हम थीम्स पढ़ने वाले हैं। तो इन शॉर्ट देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। इन शॉर्ट हम पढ़ेंगे कि मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की वजह से कैसे ऑरा कम हो रहा है आर्ट वर्क का, और उसकी यूनिक प्रेजेंस और जो ऑथेंटिसिटी है वो कम कैसे होने वाली है। और इसके अंदर हम देखेंगे हम कैसे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इमेजेस, वो पहले कैसे एक्सपीरियंस करते हैं लोग और अब कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और यही सब हम पूरे चैप्टर्स में पढ़ने वाले। इसके अंदर बेसिकली एक ऐसे है, ये डिवाइड है 15 सेक्शंस में और इसमें एक प्रीफिक्स है और लास्ट में एक एपिलॉग है जो हम पढ़ने वाले। और ओरिजिनली ये पब्लिश हुआ था 1936 में। चलिए पहले प्रीफेस देख लेते हैं। प्रीफेस में क्या लिखते हैं वॉल्टर बेंजामिन, इन शॉर्ट बताते हैं। इनका बहुत शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है और ये बहुत एक्सप्लेन करते हैं अपनी प्रीफेस के थ्रू क्या बताने वाले हैं। बेंजामिन स्टार्ट करते हैं कि हम जो अभी एक्सपीरियंस आर्ट करते हैं वो बहुत चेंज हो गया है पास से। मैकेनिकल रिप्रोडक्शन अलाउ करता है कि हम कितनी भी कॉपीज़ बना सकते हैं कोई पर्टिकुलर आर्ट वर्क की। अब कुछ भी ओरिजिनल नहीं रह गया, हर चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी हो जाती है, इसलिए उसकी ऑरा मतलब जो यूनिक प्रेजेंस और अथॉरिटी है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो कम हो गई है। कोई भी कहीं भी वेबसाइट पर कोई भी इमेज डाल के देख सकता है, कोई भी एक रिचुअल ऑब्जेक्ट नहीं रह गया। हम उसे एज अ पिक्चर देखने लगते हैं, कोई एज हम उसको जाके विजिट नहीं करते, हम बस टाइप करो इमेज ऑफ दिस, मिल जाती है हमें 2 मिनट में। ये एक वो इस पे आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने पूरे ऐसे में। वो ये मैकेनिकल रिप्रोडक्शन का हमें पॉजिटिव साइड से बताते हैं, इसके अंदर नेगेटिव साइड बताते हैं। चलिए देखते हैं वो सेक्शन 1 में क्या बताना चाह रहे हैं। बेंजामिन अब बताते हैं कि आर्ट हमेशा अब जब से मैकेनिकल रिप्रोडक्शन आया है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बननी शुरू हो गई हैं। इधर बेंजामिन एग्जाम्पल यूज़ करते हैं वुड कट ग्राफिक आर्ट का, इसको बताने के लिए जो आर्ट है ये बहुत इनएक्सपेंसिव टेक्निक है। जैसे हम इसमें इमेज में देख सकते हैं, कोई भी कॉपी कर सकता है इसको वर्क, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की वर्क कॉपी करके बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंचा सकता है, इसलिए उनको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर्स, कुछ भी कॉपी कर सकता है। और जैसे इन्वेंशन हुआ लिथोग्राफी का, फोटोग्राफी का, इससे और ज़्यादा पेस बढ़ गया, रिप्रोडक्शन बढ़ गया, कॉपीज़ भी बढ़ गई। बेंजामिन एक और एग्जांपल यूज़ करते हैं मोनालिसा का, इस पॉइंट को बताने के लिए कि मोनालिसा अब वैसी ओरिजिनल नहीं रही, उसकी भी कॉपीज़ बन गई। अब वो इतनी ऑथेंटिक नहीं रही, वो एक सिंपल एक कॉपी रह गई। इधर बेंजामिन बताते हैं कि जो डिक्लाइन हो रहा है ऑरा का, वो इधर हम देख सकते हैं। पहला कि अब कोई भी एक्सेस कर सकता है, अब हम उसे एज ए रिचुअल ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, मतलब वही कि ऑब्जेक्ट के हमें उधर जाके विजिट करके देखना, ऐसा कुछ नहीं है। वो एज अ पिक्चर, एज अ
एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं उससे। अभी हम कि नहीं वो एक ओरिजिनल पेंटिंग, उसे जाके देखना है। क्यों जाके देखना है? इंटरनेट से एक्सेस कर लो। इधर आपको एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। जैसे कि एक पेंटिंग है, वो खाली एक जगह पे ही मिल सकती है। जैसे मोनालिसा पहले खाली लूवरा म्यूजियम में ही मिलती थी, बट अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन खोल के गूगल पे टाइप करके हम देख सकते हैं मोनालिसा की पेंटिंग कहीं भी। अब वो इतनी स्पेशल नहीं रही। अभी ज़रूरी नहीं कि हमें उधर ही ट्रैवल करके जाना है उन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए। हम कहीं बैठे उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये बेंजामिन बोलते हैं हमारा एक्सपीरियंस, आर्ट को एक्सपीरियंस करने का वे चेंज हो गया। हम अब उसको वैसे थिंक नहीं करते कि बस जाना है, विजिट करना है। अब हम कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं इंटरनेट पे। नेक्स्ट सेक्शन में वो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए और भी एग्जाम्पल्स बताते हैं। इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे डिक्लाइन हुआ ऑरा ऑफ आर्ट। ऑरा जो यूनिक प्रेजेंस है, ऑथेंटिसिटी है आर्ट की, उसको कैसे कम हुआ। कि कैसे ऑब्वियसली मैकेनिकल रिप्रोडक्शन है, फास्ट है, एफिशिएंट है प्रोसेस, कितनी भी कॉपीज बन सकती हैं, आइडेंटिकल जो ओरिजिनल है बेच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं लोग, और वैसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और इधर वो बताते हैं फिल्म एक पावरफुल एजेंट है। फिल्म एक मूवमेंट हमें कैसे भी दिखा सकता है, कोई भी एंगल से दिखा सकता है, इतने अच्छे से स्टोरी टेल कर सकता है कि हम उस स्टोरी के अंदर ही चले जाते हैं कि वाओ कितनी अच्छी स्टोरी, हम उसको एक्सपीरियंस करने लगते हैं। इधर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले क्या होता था जब फिल्म नहीं आती थी, लोग थिएटर में जाते थे, ओपेराज जाते थे, प्लेस देखने जाते थे, स्पेशली उनकी यूनिक फिनोमिनल परफॉर्मेंस देखने। बस वो उसी मोमेंट पे एक्सपीरियंस हो सकती है परफॉर्मेंस, और फिर नहीं हो सकती। पर जैसी फिल्म आई, लोग अपने घर पे, मोबाइल पे, हम कहीं भी देख सकते हैं। बेंजामिन ये बोलते हैं कि अब फिल्म आ गई है तो आर्ट, जो आर्ट है फिल्म की, ये जो थिएटर की आर्ट है, हम कहीं भी देख सकते हैं, हम कहीं भी एक्सेसिबल है। और आर्टिस्ट इससे न्यू एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, न्यू आर्ट डाल सकते हैं इस फिल्म के थ्रू, न्यू सीन्स डाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम देख सकते हैं स्पेशल इफेक्ट्स डाल सकते हैं फिल्म में। फिल्म के थ्रू हमें न्यू वर्ल्ड दिख रही है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं तो वॉल्टर बेंजामिन बताते हैं कि क्या चेंजेस आए हमारी ह्यूमन परसेप्शन में। पहले हम एक ऑब्जेक्ट को एज ए रिचुअल ऑब्जेक्ट देखते थे। रिचुअल यानी जो कनेक्ट करता है लोगों को सीक्रेट चीज़ें जिसको हम मानते हैं। बट जैसे ही मैकेनिकल रिप्रोडक्शन आया, उससे एज हम इमेज देखेंगे, जस्ट एन इमेज, उससे हम पूछते नहीं हैं। तो इधर वो एग्जाम्पल देते हैं फिल्म का। फिल्म जो है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखा देती है कैरेक्टर का। पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या आने वाला है, इससे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ सकते हैं। जो चीज़ें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो हम फिल्म में देख सकते हैं। तो हम ये वाला रिचुअल वाला एग्जाम्पल, टाइम कैसे, उन्होंने जो सबसे पहले लाइन बोली, टाइम ने कैसे कॉज किया है चेंज ह्यूमन परसेप्शन में। जैसे कि फोटोग्राफी आने से पहले लोग खुद अपने सेंसेस से चाहते थे कि हम जाके खुद देखें, खुद सब कुछ फील करें। बट जैसी फोटोग्राफी आई, लोगों को लगता है अब तो डल ही जाएगा ये चीज़, मटेरियल इंटरनेट पे डल ही जाएगा, हमें क्या है, हम क्यों पैसे इतने खर्चे, हम बस यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट पे। बेंजामिन आर्ग्यू करते हैं ये जो चेंज है ये आर्ट पे और ऑब्जेक्ट पे फर्क पड़ा है इसका। आर्ट नो लॉन्गर वही चीज़ है, लोग एक्सप्लोर करते थे, अब लोग इसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, कहीं भी देख सकते हैं, वाइडर ऑडियंस के पास अवेलेबल है। बेंजामिन इधर बताते हैं कि कैसे मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की वजह से आर्ट फॉर्म एक ट्रेडिशन नहीं रह गया। वो इसकी रिप्रोडक्शन हो सकती है, कोई सिंगल नहीं रह गया कि इसकी सिंगल कॉपी बस यहीं मिल सकती है, कहीं मिल सकती है। और इधर एक और एग्जांपल यूज़ करते हैं, फोटोग्राफिक नेगेटिव। इधर फोटोग्राफिक क्या होता है, एक प्रिंट के बहुत सारे
फोटोग्राफिक नेगेटिव बन सकते हैं। मतलब यही पॉइंट है कि कोई सिंगल नहीं है, बहुत सारे प्रिंट्स निकल सकते हैं। इधर एग्जाम्पल वही मोनालिसा का देते हैं कि मोनालिसा यूनिक थी, इरेप्लेसेबल थी, ऑब्जेक्ट थी, बट अब हम कहीं से भी देख सकते हैं मोनालिसा को, कहीं से भी रिप्रोड्यूस हो सकती है मोनालिसा की पेंटिंग, कोई भी बना सकता है इंटरनेट पे। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं वॉल्टर बेंजामिन बोलते हैं कल्ट वैल्यू और एग्जीबिशन वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। इधर हमें वो दिखाते हैं। कल्ट वैल्यू बेसिकली क्या होता है? कल्ट वैल्यू वो होता है जो आर्ट को हम रिचुअल में यूज़ करें, जो यूनिक है, इरिप्लेसेबल है, जिसे हम वर्शिप करते हैं। एग्जीबिशन वैल्यू वो होती है जिसको हम कहीं भी देख सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रोड्यूसिबल है, उसकी एस्थेटिक क्वालिटीज़ होती हैं, बट उससे हम वाइडर ऑडियंस से शेयर कर सकते हैं। ये इधर वो बताते हैं डिफरेंस। और इधर हम देख सकते हैं जैसे कि अगर कोई इमेज है चर्च में, तो ऑब्वियसली चर्च में जाके अगर हम कोई वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्वियसली रिचुअल के लिए यूज़ होगा, तो उसे हम एक कल्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। बट अगर जैसे कोई एग्जीबिशन में है, कोई पेंटिंग है म्यूजिक में, तो ऑब्वियसली उसे एज हम एग्जीबिशन वैल्यू होगी वो। ये एक डिफरेंस था। और लोगों ने बोला कि लोगों के एक्सपीरियंस से और उसके यूसेज पे डिपेंड करते हैं कि वो कैसे यूज़ करे। या तो हम उसे एज हम पे डिपेंड होना चाहिए कि हम उसे एज कल्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करें किसी इमेज को, या फिर एज अ एग्जीबिशन वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो हम पे डिपेंड होता है, लोगों पे। इन सेक्शन 6 वॉल्टर बेंजामिन बताते हैं कि फोटोग्राफी ने एक शिफ्ट लिया है कल्ट टू एन एग्जीबिशन वैल्यू। इधर वो फ्रेंच फोटोग्राफर बताते हैं यूजीन एटकेट, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो सॉरी। तो जिनकी फोटोग्राफी थी बेसिकली पार्शन स्ट्रीट्स की फोटोग्राफी करते थे और एवरीडे सीन्स दिखाते थे। तो बेसिकली इनकी फोटोग्राफी में कोई भी कल्ट ऑब्जेक्ट नहीं थे, ना कोई वर्शिप ऑब्जेक्ट थे। इंस्टेड ये एग्जीबिशन ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते थे जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और लोग कोई कहीं से भी देख सकते थे। और एक और इसमें दिखाते हैं, एक और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि पहले के टाइम पे कैप्शन का यूज़ नहीं होता था, कोई रेयरली ही कैप्शन यूज़ करता था, लोगों की इंटरप्रिटेशन पे छोड़ देते थे वो चीज़ कि लोग कैसे भी इंटरप्रेट कर लिए वो ऑब्जेक्ट। बट अब फोटोग्राफी के एरा में अब कैप्शन डालना ज़रूरी है क्योंकि ये हेल्प करता है व्यूअर्स को मीनिंग जानने में फोटोग्राफी की, कि कैसे फोटोग्राफी है, ये क्या इमेज है, ये हमें हेल्प करती है और इससे ये चीज़ वाइडर ऑडियंस पे जाती है। इधर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे अगर कोई इमेज है फोटोग्राफी की, कोई रिलीजियस इमेज की, मे बी वो किसी और जगह की हो, तो ज़रूरी है कि हमें उसकी नॉलेज ना हो, बट उसकी नॉलेज फोटोग्राफर को हो, तो इसलिए वो कैप्शन डाल देता है। जिनको समझ ना आ रही हो ये क्या हो रहा है तो वो समझ ले, जिनको नॉलेज नहीं है। ये इससे क्या होता है, इससे हम वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं सेम चीज़। बेंजामिन बोलते हैं कि ये जो कैप्शन का यूज़ है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इधर ये पॉजिटिव साइड बताते हैं मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की, बट बहुत लोगों ने आर्ग्यू करा है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि अब लोग अपने दिमाग से नहीं सोचना चाहते, और या फिर उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, व्यूअर्स को उन पे इम्पोज किया जा रहा है कि ये चीज़ ये है, उनकी खुद की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट सेक्शन में वॉल्टर बेंजामिन बताते हैं पेंटिंग वर्सेस फोटोग्राफी। इधर वो पहले फोटोग्राफी बताते हैं कि 19वीं सेंचुरी में डिबेट थी कि फोटोग्राफी एक लेजिटिमेट आर्ट है या नहीं। लोग बोलते थे फोटोग्राफर क्या ही होता है, कि कोई क्रिएटिव इनपुट यूज़ ही नहीं करता फोटोग्राफर, पर जो सामने आर्ट होती है उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देता है और कोई इनोवेशन कोई इसमें होता ही नहीं है। बट बहुत लोगों ने इसकी आर्ग्यूमेंट को अपोज करते हुए बोला
कि जो फोटोग्राफी है ये एक लेजिटिमेट आर्ट है, क्योंकि इसमें न्यू और इनोवेटिव इमेज हम न्यू सिरे से देख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे से एक इमेज को देख सकते हैं, कोई भी साइड से हम देख सकते हैं। और बेंजामिन इसको फेवर करते हैं कि फोटोग्राफी अल्टीमेटली एक लेजिटिमेट आर्ट ही है, क्योंकि उससे न्यू और इनोवेटिव रिप्रेजेंटेशंस हो सकती है वर्ल्ड की। फिर वो इस सेक्शन में फिल्म के बारे में बताते हैं कि फिल्म कोई भी मोमेंट कैप्चर कर सकती है, कोई भी मोमेंट दिखा सकती है जो हम अनएक्सपेक्टेड मोमेंट देख सकते हैं इसके अंदर, जो फोटोग्राफी के थ्रू भी नहीं देख सकते। इतनी अच्छी पावर होती है कि जो व्यूअर होते हैं वो स्टोरी के अंदर एंग्रॉस हो जाते हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। हम आसपास डिस्कस कर लेता रहा, उसने ऐसे उस सीन में वैसे हुआ था, तो हम इसके बारे में भी बात करने लगते हैं। बेंजामिन इसमें बोलते हैं फिल्म से हम न्यू इनोवेटिव फॉर्म ऑफ आर्ट दिखा सकते हैं, व्यूअर का अनकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट होता है इससे, और लोग देखना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, फ्रेंच फिल्म मेकर है, उन्होंने ऐसी सीन्स दिखाते हैं जो जिससे व्यूअर कन्फ्रंट करते हैं अपने फियर, एंजाइटीज। और अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं, अपने सेक्शन नंबर 8। इसके अंदर वॉल्टर बेंजामिन कंट्रास्ट करते हैं आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस स्टेज एक्टर का वर्सेस एक स्क्रीन एक्टर का। बेसिकली जो स्टेज एक्टर है उसकी यूनिक और इरिप्लेसेबल परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि वो उसे खाली हम एक बार ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में ही जो उसने अच्छा एक्ट कर लिया, हम फिर से वो परफॉर्मेंस कभी देख ही नहीं पाएंगे। स्क्रीन एक्टर के बारे में बोलते हैं कि वो परफॉर्मेंस हम कभी भी रिप्रोड्यूस देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, दोबारा तिबारा कितनी भी बार देख सकते हैं। और ये डायरेक्ट एड्रेस, एकदम डायरेक्ट ये ऑडियंस के सामने होती है परफॉर्मेंस। बट ये जो स्क्रीन एक्टर की परफॉर्मेंस होती है ये डायरेक्ट नहीं होती है, थ्रू कैमरा ही हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि शेक्सपियर का प्ले है, वो एक्टर एक्ट कर रहा है स्टेज पे अप इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस से उनको डायरेक्ट रिव्यू मिल रहा है, वो देख सकते हैं कि वो उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतर रहे हैं कि नहीं। बट अब कोई स्क्रीन एक्टर है, वो कैसे जज करेगा कि ऑडियंस को इससे और क्या चाहिए, ऑडियंस से वो क्या इम्प्रूव कर सकता है कि नहीं। बेंजामिन इधर बोलता है कि स्क्रीन एक्टर की परफॉर्मेंस ज़्यादा डेमोक्रेटिक होती है स्टेज एक्टर से, क्योंकि स्क्रीन एक्टर की परफॉर्मेंस कोई भी ऑडियंस देख सकती है, ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट और एक पर्सनल वे में ही देखनी हो, तो इधर स्टेज एक्टर की नहीं बल्कि वो स्क्रीन एक्टर की परफॉर्मेंस देखेगा। बेंजामिन एक और चीज़ ऐड करते हैं कि स्क्रीन एक्टर की परफॉर्मेंस वाइडर ऑडियंस तक जाती है, बट लोग जल्दी भूल जाते हैं। बट स्टेज एक्टर की परफॉर्मेंस कोई भूल नहीं सकते, क्योंकि वो एक बार एक्सपीरियंस किया है हमने और वो भूला नहीं जा सकता, इतनी फिनोमिनल परफॉर्मेंस होती है। अब नेक्स्ट सेक्शन 9 में देखते हैं वो क्या बताते हैं हमें। इस सेक्शन में हम लिखेंगे कि बेंजामिन बताते हैं कि फिल्म एक्टर जो होता है वो किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे स्टेज ड्रामा में होता है वैसे हो। इंस्टेड एक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, कैमरा को, ना कि सामने बैठी ऑडियंस को। सेकंड वही कि जो फिल्म एक्टर होता है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें बहुत कट्स होते हैं, उसे हम डिफरेंट टेक्स में करते हैं, एडिटेड होती है। बट जो स्टेज एक्टर होता है उसे एकदम कंटिन्यूस परफॉर्मेंस करनी होती है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। इस सेक्शन के अंदर देखेंगे कि बेंजामिन बताते हैं कि जो स्क्रीन एक्टर है वो एक फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं एक कैमरा के लिए, ना कि कोई लाइव ऑडियंस के लिए। जैसे कि एक फिल्म एक्टर इंटरव्यू दे रहा है, वो एक कैमरा को इंटरव्यू दे रहा है, ना कि किसी इंसान को। तो उनके अंदर ऑब्वियसली एक फीलिंग आ जाती है स्ट्रेंजनेस की, क्योंकि एक मशीन के लिए काम करे, ना कि कोई लाइव ऑडियंस के लिए। और उनको पता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एडिटेड होने वाली है। और बेंजामिन आर्ग्यू करते हैं ये फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस शो कर रही है क्या साइन की मैकेनिकल रिप्रोडक्शन ने आर्ट का नेचर चेंज कर दिया।
और इधर हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है वीडियो का। सेकंड पार्ट में हम सेक्शन 11 से लेकर 15 तक करने वाले और थीम्स भी करने वाले जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ तक देख ही लिया है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना। कुछ भी समझना है तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये जो हमारा PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Until then, thanks for watching. Bye bye. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।